हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। तो आज हम क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से। तो इसमें ऑलमोस्ट एक सबसे बड़ा वाला सेक्शन है जिसमें ऑलमोस्ट हम 8 टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो भी बच्चे थोड़ा बहुत जाते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को 1.25x या फिर 1.5x पे देखें। ठीक है। तो वीडियो इस हिसाब से चलेगी कि जो बच्चा बहुत ही ज्यादा वीक है टेंथ में, जो ऑलमोस्ट 60-70% भी लेके है, तो उसको भी चीजें समझ में आए, वो भी अटेम्प्ट कर सके नीट जेई के लिए। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली इसमें दो सेक्शंस होते हैं। बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में एक तो है जब चार्ज रेस्ट पे होता है, उस वक्त जो पढ़ते हैं हम वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और एक है जब चार्ज इज इन मोशन, जब ए मोशन में होता है, तब जो पढ़ते हैं वो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है। अब वर्ड बाय वर्ड समझो। इलेक्ट्रो मतलब क्या है? समथिंग रिलेटेड टू चार्ज। स्टैटिक्स का मतलब है जो चीज रेस्ट पर है। ऐसे ही इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, डायनामिक्स मतलब समथिंग विच इज इन मोशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इसमें फिर से दो चैप्टर्स, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दो इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में स्टार्ट होगा ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई मेंस में सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है और नीट में भी सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है। दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट। फिर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। तो एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ध्यान से देखिएगा। चार्ज जब मोशन में होता है, इसके दो कंडीशन है। एक तो है जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट वाले कंडीशन में जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे वो ये चार चैप्टर्स हैं। जब चार्ज रेस्ट पे होगा कंप्लीटली, तो वो ये दो चैप्टर हैं, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इसके साथ साथ और एक चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एक तो हो गया रेस्ट पे, दूसरा हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी, और तीसरा है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी। पूरा मैकेनिक सेक्शन दोबारा से रिवाइज होगा यहाँ पे। मैकेनिक सेक्शन के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, सेंटर ऑफ मास हो गया, वेक्टर्स हो गया, इनर्शिया हो गया, ये पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पे दोबारा से यूज होंगे। आपका क्लास 11th वाला मैकेनिक सेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। तो वेरिएबल वेलोसिटी में एक चीज पढ़ेंगे, वो है ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये तो हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे ही एक क्वेश्चन बना था। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन बेसिकली बनते कैसे हैं। ये क्वेश्चन आया था ये आईपीएमटी में, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। ठीक। क्वेश्चन इज द काइंड ऑफ इफेक्ट, द काइंड ऑफ इफेक्ट created by a charge, created by a charge which is accelerating। एक्सेलरेटिंग का मतलब क्या? उसका चार्ज वेरिएबल है। एक्सेलरेटिंग की जगह पे दोबारा एक
यही क्वेश्चन इस तरह से यूज हुआ था कि एक्सेलरेटिंग की जगह पे दिया हुआ था सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है, मतलब वेलोसिटी भी चेंज होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन है पिक्चर में। तो इसके ऑप्शंस हैं, सबसे पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरा ईएम वेव, और चौथा नन। हमने क्या पढ़ा था? जब रेस्ट पे होता है हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब मूव करने लगे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तब ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों प्रोड्यूस करता है। जब ये एक्सेलरेट करता है ये रेडिएशंस जनरेट करता है, जो कि हम पढ़ते हैं ईएम वेव्स में। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? अगर ये एक्सेलरेटिंग है तो इसका आंसर होगा ईएम वेव्स। बहुत ही सिंपल था। अगर ये समझ में नहीं आया तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो वी आर गोइंग टू लर्न दीज थिंग्स इन डिटेल फर्दर। ठीक है, तो आज बात करते हैं बहुत ही बेसिक चीजों के, बेसिक चीजों की। तो सबसे पहले आपने ये वर्ड कहीं ना कहीं देखा ही होगा, एटम के बारे में पढ़ा होगा। माइन्यूट पार्टिकल मतलब जो भी मैटर है एटम से बनकर है। ठीक है, एटम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, जैसे कि मान लो दिस इज द एटम, इसके सेंटर में ये जो है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये दो चीजों से मिलकर बनता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसके अतराफ जो रिवॉल्व हो रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली इस पिक्चर में तीन चीजें हैं, एक तो है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन। तो हम सबको पता है कि प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। प्रोटॉन का जो चार्ज है वो क्या है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन का चार्ज कुछ भी नहीं, वो है जीरो। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव। और ये भी हमने क्लास नाइन्थ में पढ़ा है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ ये बेसिक चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसी तरीके से चार्ज ऑन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। प्रोटॉन पे सिमिलर चार्ज रहेगा लेकिन पॉजिटिव, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड मास ऑफ प्रोटॉन is how much? 1.67 into 10⁻⁻27 kg। ये बहुत बारीक सी चीजें हैं लेकिन इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। कैसे बने थे ये सब चीजें हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखो, जब एटम का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम रहते हैं। इसी वजह से इस एटम को या कोई भी एटम हो वो हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसमें कोई चार्ज नहीं होता, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इसीलिए कोई भी एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, और इन तीनों में सबसे फंडामेंटल जो चीज है वो है इलेक्ट्रॉन। फंडामेंटल इसलिए इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते।
इलेक्ट्रॉन को फर्दर ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन दोनों को फर्दर हम ब्रेक कर सकते हैं क्वार्क्स में। इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग फंडामेंटल नहीं बोल सकते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फर्दर ब्रेक नहीं किया जाता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं क्वार्क्स में। क्वार्क्स में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, ब्यूटी, चार्म एंड ऑल दैट। तो अगर आप वो जेई मेंस के लिए या फिर हायर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उसके लिए है, लेकिन मेंस और नीट के लिए बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। तो इसी चीज को थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक एटम ले लो। एटम हमें पता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब अगर उसमें 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो 4 नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो इसमें से मान लो अगर मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला, मतलब नेगेटिव चार्ज मैंने निकाला, अब इसके अंदर जो मेजॉरिटी है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज के जैसे बिहेव करेगा, सो इट विल बिहेव लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए के जैसा बिहेव किस लिए कर रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो तो वो पॉजिटिव चार्ज के जैसे बिहेव करता है। और एक देखो, सेम एटम लिया हमने, 4 पॉजिटिव चार्जेस, 4 नेगेटिव चार्जेस। इसमें हम लोग क्या करें? इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं अभी। जैसे ही हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए ये नेगेटिव चार्ज के जैसा बिहेव करेगा। किस लिए? बिकॉज इट इज हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली दो चीजें हमें समझ में आई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, नेगेटिव चार्ज हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, so पॉजिटिव चार्ज हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग इतना चार्ज चार्ज जो कर रहे हैं, सो चार्ज का असल डेफिनेशन होता क्या है? व्हाट इज चार्ज? पहले इसको समझेंगे, क्योंकि पूरे 8 चैप्टर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल में। तो इसीलिए पहले समझो चार्ज क्या है। द डेफिनेशन इज, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी बोलते हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिससे क्या होने वाला है? दैट causes it to experience a force, experience a force when placed in electric field, placed in electric field। तो एक मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है, जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो उसके ऊपर एक फोर्स फील होगा या एक्सपीरियंस होगा। एंड दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो इसी चार्ज की बदौलत है। तो ये चैप्टर अच्छे से समझोगे तो आने वाले चैप्टर्स भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो हर चीज को मेजर करने के लिए एक एसआई यूनिट होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे कि किसी भी चीज के हाइट नापनी हो, लेंथ नापनी हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मीटर। लिक्विड को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मीटर। इसी तरह एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, SI unit of charge is coulomb, COULOMB। तो इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। ठीक है, और भी दूसरे बहुत सारे यूनिट्स हैं जो समझने वाले हैं। देखो, एक तो है सीजीएस सिस्टम में, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। इसमें जो यूनिट है वो है ESU, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो 1 कूलम्ब चार्ज बराबर है
3 × 10⁻⁹ ESUK। समझ में आ गया होगा कि कितना छोटा यूनिट है ये। ठीक है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज का, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है चार्ज का, वो है फ्रैंकलिन, जो बराबर है 1 ESU के। और जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, सबसे लार्जेस्ट जो यूनिट है, दैट इज फैराडे। ये बराबर है ऑलमोस्ट 96,500 कुलाम के। 96,500 कुलाम। तो ये अब तक बहुत सारी चीजें समझ में आ गई कि हम लोग अब तक जो भी बात की, हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बात करते रहे, लेकिन प्रोटॉन के बारे में हमने कुछ बात नहीं की। जैसे कि आपको एक चीज यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट ये होना है कि जैसे हम इलेक्ट्रॉन को ऐड और रिमूव कर रहे हैं, यही गेम हम प्रोटॉन्स के साथ क्यों नहीं कर सकते? इसके दो रीजन है। पहला है पहला है प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, उसको रिमूव करने के लिए हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा, एक प्रोटॉन का वेट एक प्रोटॉन का वेट 1836 अप्रोक्सीमेटली इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन इज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1836:1। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बदले हम लोग 1836, एक प्रोटॉन निकालने के बदले हम लोग 1836 इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, विच इज क्वाइट इजी कंपेयर टू रिमूविंग प्रोटॉन्स। ठीक है। नाउ हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे चार्जेस की, वो है एडिटिविटी। अभी तक हमने ढंग से टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है। ये जो भी चीजें चल रही हैं, ये 9th 10th की जो भी बातें पहले भी थी, बस प्री रिक्विजिट रिवाइज हो रही हैं। इसके बाद से सॉलिड टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेगा। एडिटिविटी क्या बोलता है कि एक सिस्टम है, मान लो जिसमें कुछ चार्जेस हैं। एक तो है +2 कूलम, और एक है +7 कूलम, और एक है -1 कूलम। तो इस सिस्टम में अगर नेट चार्ज मालूम करना है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, इनको बस एल्जेब्रेकली ऐड करना है। तो एक तो है +2 कूलम, और है +7, और एक -1। तो ये टोटल कितना बन गया? +8 कूलम। यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करा। जैसे कि और एक एग्जांपल से समझो, मान लो एक पोल है यहाँ पे, हाँ, तो इस वाले पोल पे एक बच्चा फोर्स लगा रहा है 4 न्यूटन का, और एक बच्चा इसी दिशा में फोर्स लगा रहा है 3 न्यूटन। तो द नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज हाउ मच? 7 न्यूटन। तो ऐसे ही एक सिस्टम ले लो। अब इस वाले सिस्टम पे एक बच्चा फोर्स लगा रहा है इधर से 4 न्यूटन, और एक बच्चा फोर्स लगा रहा है इधर से 3 न्यूटन। जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस होगा इस पोल के द्वारा, दैट इज 1 न्यूटन। अगर आप अब ध्यान से देखोगे, तो टोटल फोर्स, मतलब इस सिस्टम में जितने फोर्स हैं क्या है? एक तो 4 न्यूटन वाला, एक तो 3 न्यूटन वाला, यहां पे भी 4 न्यूटन वाला, यहां पे भी 3 न्यूटन वाला। तो जो फोर्सेस है, नंबर ऑफ फोर्सेस एंड देयर मैग्नीट्यूड इज सेम, बस डायरेक्शन चेंज होने की वजह से नेट फोर्स चेंज हो गया। यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है, लेकिन चार्जेस में डायरेक्शन मैटर नहीं करता, बिकॉज चार्जेस आर स्केलर। तो ये बात की प्रॉपर्टी में लिखेंगे। अभी ये इंपॉर्टेंट 3 प्रॉपर्टीज हैं, पहले इसको समझ लो। अगर इसका डेफिनेशन लिखना है, इफ
a system has more than one charge. If a system has more than one charge, the net charge is obtained. The net charge is obtained by simply adding the charges, by simply adding them algebraically, adding them algebraically. जो नॉर्मल algebraic सम हम यूज करते हैं, तो इसी तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं, यहाँ वेक्टर्स की हमें जरूरत नहीं पड़ती. तो इन जनरल वी कैन राइट टोटल चार्ज Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3 and so on up to Qn. ठीक है. तो अगली प्रॉपर्टी is conservation of charge. This is also very important. Conservation of charge. जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी थी. व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. सेम थिंग यहाँ भी. चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. हाँ, बस ये आधी प्रॉपर्टी है. पूरी है चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट it can be transferred. It can be transferred from one body to another. From one body to another. ये तो हो गया हमारे समझने के लिए. अगर आप बोर्ड्स के लिए लिख रहे हो या फिर अच्छे से इसको समझना है, तो एक्चुअल स्टेटमेंट इज दिस: द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड मतलब अंदर से कोई चार्ज बाहर नहीं जा सकता, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता. नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखो. मान लो एक सिस्टम है, ठीक है. इस वाले सिस्टम में जो चार्जेस हैं, एक तो है +10 कूलम्स और एक है -2 कूलम्स और एक है +7 कूलम्स. मान लो इसको हमने अच्छे से शेक किया कि सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, और ये वाला सिस्टम अभी कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है. ठीक है. अब ये वाला सिस्टम, यहां पे आ गया 12 कूलम वाला चार्ज, यहां पे आ गया -5 कूलम वाला चार्ज, और यहाँ पे जो चार्ज है x, हमें ये वैल्यू पता नहीं. अब हमें x की वैल्यू पता करनी है, लेकिन हमें क्या पता है टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी उतना ही है. तो यहाँ पे चार्ज कितना था पहले वाले में, ध्यान से देखो, 10 + 7 - 2. तो ये चार्ज बराबर होगा इस सम के बराबर, मतलब 12 - 5 + x. तो ये कितना हो गया? 17 - 2 is 15. 12 - 5 is 7 plus x. So the x value is +8 coulombs. तो कहने वाली बात यह है कि किसी सिस्टम में चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय, लेकिन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर जरूर किया जा सकता है. मतलब कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ठीक है. क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है. मान लो कोई एक मॉल है या कोई स्कूल है, कोई एक घर है. मान लो एक घर में मैं बोल रहा हूं कि 10 लोग हैं. बात समझ में आ रही है? मैंने बोला कि 20 लोग हैं.
अब भी बात समझ में आ रही है? मैंने बोला दो लोग हैं, अब भी बात समझ में आ रही है? मैंने बोला कि एक घर में 1.5 लोग हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि लोग हमेशा या तो एक होंगे या दो होंगे या तीन होंगे या चार होंगे या पांच होंगे, कभी आधा इंसान नहीं रहता, 1.5 नहीं रहता। किसी स्कूल में बच्चे जब काउंट करेंगे तो 2000 बच्चे होंगे या 200 बच्चे होंगे या दो बच्चे होंगे या 40 बच्चे होंगे, कभी ऐसा नहीं होता कि 143.22 बच्चे हैं। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ किड्स और क्वांटाइजेशन ऑफ बेबीज। तो इसी तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, जो भी चार्ज नेचर में अवेलेबल है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या दो इलेक्ट्रॉन के बराबर या तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर या इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो बेसिकली नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज number of electrons into charge on one electron. So the statement or the definition for quantization of charge is whatever the charge exists, whatever the charge exists is always an integral multiple. Integral मतलब into 1 into 2 into 3 integral multiple of इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। जो फंडामेंटल चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। फंडामेंटल चार्ज विच इज इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, Q इक्वल्स टू Ne। Q stands for net charge of the system. E stands for charge of electron, charge of electron. N is a number which is an integer, it can be any integer। ठीक है, ये तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, याद रखने वाले हैं। ठीक, और जो अगली प्रॉपर्टी है ये आपको सब लोगों को पता है, जैसे कि मान लो एक प्लस चार्ज और एक प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज या एक नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे है एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं तो इन दोनों में क्या होगा? रिपल्शन। दोनों नेगेटिव हैं तो इन दोनों में क्या होगा? रिपल्शन। आप लिख सकते हो कि इन दोनों में क्या होगी? दुश्मनी। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिपल्शन। ठीक, हाँ। तो ऐसे अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो इन दोनों में होगा अट्रैक्शन। तो इन दोनों में क्या होगा? इन दोनों में होगा प्यार। यू कैन कॉल दैट एज अट्रैक्शन। तो सेम चार्जेस रिपल्शन, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्शन, ये तो सबको पता है। अगर मैं ये कहूं कि एक चार्ज्ड पार्टिकल है और एक न्यूट्रल है, ठीक है, एक चार्ज्ड पार्टिकल है, लिख देता हूं कंफ्यूजन ना हो। चार्ज्ड बोले तो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक तो चार्ज्ड है और एक तो न्यूट्रल है। इन दोनों में बताओ कि अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा या कुछ नहीं होगा? तो बहुत बच्चे बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। चलिए समझते हैं। जैसे बचपन में आप लोगों ने किया होगा कि स्केल अपने बालों पे घिस के जब छोटे पेपर के टुकड़ों को आप टच करोगे, वो पेपर के टुकड़े स्केल से अट्रैक्ट होते थे। जब ये पेपर के टुकड़े बिल्कुल न्यूट्रल हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये स्केल रब करने की वजह से ये चार्ज्ड है। तो एक चार्ज्ड बॉडी न्यूट्रल बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करती है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये न्यूट्रल बॉडी लाइट हो, दैट शुड बी लाइटर। किसी हेवी बॉडी को ये लिफ्ट नहीं करेगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दोनों न्यूट्रल हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ द बॉडीज आर न्यूट्रल,
अब आपको बताना है कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन। अब तो कंफर्म है कि इन दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं होगा। बिल्कुल गलत। इन दोनों के बीच में फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कब? जब इनका कंसिडरेबल मास हो। इनका कंसिडरेबल मास हो। जैसे कि अर्थ का कोई चार्ज नहीं है, मून का भी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके कंसिडरेबल मास की वजह से। तो same charges always repulse, opposite charges attracts, and a charged body always attracts a lighter neutral body। और दो न्यूट्रल बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन तब रहेगा जब उनका कंसिडरेबल मास है। ये हम अलग चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशन में, दैट इज जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर और डी स्क्वेयर। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरिएंट। अब ये इनवेरिएंट का मतलब क्या है? चार्ज कभी भी स्पीड के साथ चेंज नहीं होता जैसे मास होता है। ठीक है, तो मास वेलोसिटी के साथ कैसे चेंज होता है? सो व्हाट इज द रिलेशन? m इक्वल्स टू रेस्ट मास m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। ये तो रिलेशन है ना मास का। जैसे जैसे वेलोसिटी कंसिडरेबली चेंज होगी वैसे वैसे ये मास चेंज होगा, लेकिन ये प्रॉब्लम चार्ज के साथ बिल्कुल नहीं है। चार्ज इज विन वेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। तो चार्ज के साथ, स्पीड के साथ चार्ज कभी चेंज नहीं होता। ठीक। सो व्हाट आर द अदर प्रॉपर्टीज? छोटे छोटे प्रॉपर्टीज जो हम नहीं लिखे। चार्ज इज स्केलर। पहले एडिटिविटी में हमने समझ लिया कि चार्जेस स्केलर। सेवेंथ वन, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। जब कोई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका कंपलसरी मास होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि किसी चीज का मास नहीं है लेकिन चार्ज है, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। कम से कम चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रॉन के बराबर। इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास है कितना? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये भी कंसिडरेबल मास है। जब कोई चार्ज है तो मास भी एग्जिस्ट करता है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। तो इसके साथ हम एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मान लो एक बॉडी का मास है, उसका कोई चार्ज नहीं है, पॉसिबल है, बट चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। जब किसी बॉडी पे चार्ज है तो उसका मास कंपलसरी जरूरी है ही है। ठीक। ठीक है। हाँ, सो एनीथिंग वी हैव लेफ्ट? ठीक है, चलो विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। फिजिक्स एक ऐसी बला है, जैसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो चार्ज कितना है? Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माने n कैलकुलेट करना है। हमें E पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो है Q इज इक्वल्स टू Ne। बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, जो बच्चे ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानते हैं उनको लगेगा कि थोड़ा कॉन्सेप्ट खिंच रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उन बच्चों को भी साथ में लेके चलना है जिनको सिंप्लीफिकेशन में भी दिक्कत आती है, जो मैथ्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते। सो Q इज इक्वल्स टू 1, n एज इट इज, इसके साथ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
ठीक है। अगर मैं n कैलकुलेट करूं, ये जो इनटू है इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इक्वल्स के इधर ले लेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, एक इसके बराबर है n के। इसको दोबारा से लिख लो, n इज इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। हमें इतना तो मैथ्स आना चाहिए कि ये जब नेगेटिव पावर न्यूमरेटर में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे, n इक्वल्स टू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 1.6, सॉरी 9 नहीं 19। 10⁻⁹ का मतलब क्या है, बेसिकली एक्स स्क्वेयर मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स। एक्स क्यूब का मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स। तो ये स्क्वायर का मतलब है एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार, 3 का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार। ऐसे ही इस 19 का मतलब है यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 10 19 टाइम्स है। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करोगे, एक 10 को बाहर हमने निकाला तो और कितने बचे, 18, क्योंकि थे 19, उसमें एक हमने बाहर निकाला तो और 18 बचे, 1.6। ये जो 10 पर 18 है इसको एज इट इज ऐसे ही रखो, इसको कुछ मत करना, बस इस वाले को सॉल्व करो। हमें क्या सॉल्व करना है, 10 डिवाइडेड बाई 16, 1.6। तो अगर ये पॉइंट मैंने निकाला तो यहाँ पे एक जीरो ऐड हो जाएगा, दैट इज 100/16। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा, 4 से डिवाइड करोगे 25, 25/4 अगर सॉल्व करोगे इट इज 6.25। सो इट इज 6। सो व्हाट इज द आंसर दैट वी आर गेटिंग, 6.25 इंटू 10⁻18 को हमने टच भी नहीं किया, 10⁻18। तो मतलब एक कूलम चार्ज के लिए हमें जरूरी है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये वैल्यू याद रखने वाली है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एग्जाम में कैलकुलेट करते हुए बैठने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक चीजें हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, चेक वेदर 18 टू 10⁻18 कूलम्स एग्जिस्ट। हमें ये चार्ज एग्जिस्ट करता है या नहीं पता करना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, n की वैल्यू अगर 1 2 3 4 एक्सेट्रा है तो मतलब ये चार्ज एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं है तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, Q equals to NE। So what is Q, 80 into 10⁻⁻18। अब इसको सब सॉल्व करोगे, 80 into 10⁻⁻18 बराबर है n into 1.6 into 10⁻⁻19 के। अगर नेगेटिव पावर्स के साथ खेलना नहीं आता तो और एक तरीके से भी, क्योंकि ये स्टार्टिंग के क्लासेस हैं, इसको मैं थोड़ा इन डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि सिंप्लीफिकेशन आप भी अच्छे से समझ जाओ। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो रफ्तार भी थोड़ी बढ़ जाएगी, और छोटे बारीक बारीक स्टेप्स हम लोग उतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि तब तक आपको आदत हो चुकी होगी सिंप्लीफिकेशन की। तो इट इज 80 डिवाइडेड बाई, ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में जाएगा तो पॉजिटिव होगा, इज इक्वल्स टू n इंटू 1.6, ऐसे ही रखो। ये वाले टर्म को डिनोमिनेटर में लोगे तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। 18 के साथ अगर 18 को कैंसिल करना है तो इसको थोड़ा चेंज करो, कैसे, ध्यान से देखो, 80/10⁻18 इज इक्वल्स टू n इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई, हमें चाहिए 18 कैंसिल करने के लिए, तो 18 को बाहर निकालो, दोबारा एक बचेगा, मतलब क्या है, 10 19 बार है, 18 बार हमने निकाला तो एक बार फिर भी बचेगा। तो 10⁻18 कैंसिल, ये वाला 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 800 इज इक्वल्स टू n इंटू 1.6। अगर इसको आप सॉल्व करोगे, ये पॉइंट मैंने हटाया तो यहाँ पे और एक जीरो आएगा, 800 बन जाएगा 8000 इज इक्वल टू n इंटू 16, 16 1 जा 16 5 जा, जो n की वैल्यू आ रही है वो है 500, जो कि एक इंटीजर है।
मतलब ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है, ये एग्जिस्ट करता है। अच्छे से समझने के लिए और एक एग्जांपल दे दो। कुछ ऐसा भी एग्जांपल लेना चाहिए ना जहाँ चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या आप अच्छे से कंपेयर कर पाओ, कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके लिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी से ध्यान से देखो। सो द फॉर्मूला इज Q इज इक्वल्स टू एन। जो Q दिया हुआ वो क्या है, 8 इंटू 10⁻⁻20। ठीक। हाँ, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सो Q is 8 into 10 raised to minus 20, n into एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 into 10 raised to minus 19। अगर डिनोमिनेटर में इसको लोगे, ये बन जाएगा पॉजिटिव, n into 1.6 डिवाइडेड बाई 10 raised to 19, डिनोमिनेटर में बन जाएगा 10 raised to plus 19। अब 19 को कैंसिल करने के लिए जो चक्कर चलाओगे वो ये है, 10 पर 19 को बाहर निकाला, मतलब 10 20 बार है, 10 इंटू 10 इज 20 टाइम्स। 19 बार मैंने बाहर निकाला तो एक बच के है, एक बार। 10 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 10 राइज टू 19, क्या कैंसिल होगा, 10 राइज टू 19, 10 राइज टू 19 कट गया। ठीक है, अब देखो, ये वाला 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो इक्वेशन हमें अभी आएगा 8 इज इक्वल्स टू n इंटू 16। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 8/16, जो कि है हाफ, जो कि है 0.5, जो कि बिल्कुल इंटीजर नहीं है। इसका मतलब साफ साफ है कि ये वाला चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाला चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत ही सिंपल है। ठीक, चलो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हमने पढ़ा था, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कौन सा है, दैट इज फ्रैंकलिन। और ये जो फैराडे है ये लार्जेस्ट है, दिस इज स्मॉलेस्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट। और कूलम क्या है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है, जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इफ अ बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट देन इट मींस, अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या है, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमने बाहर निकाले हैं, मतलब इन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, खोया है। ठीक है, नेगेटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को वो पाते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जब ऐड करते हो, इलेक्ट्रॉन्स को जब वो खोते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को जब निकालते हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो गेन सम इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स उसको एक्स्ट्रा नहीं मिले, बिल्कुल नहीं। लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने लॉस्ट किया, दे हैव लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। प्रोटॉन्स के साथ ये वाला गेम पॉसिबल ही नहीं है, प्रोटॉन्स का चक्कर नहीं चलेगा। नेक्स्ट, श्योर चेक फॉर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक स्मार्ट क्वेश्चन है। किसी दो बॉडीज पे चार्ज है या नहीं चेक करने के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा है, इंडक्शन, अट्रैक्शन, रिपल्शन या फ्रिक्शन। ठीक है, इंडक्शन तो होने वाला नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, या तो टेस्ट ऑफ अट्रैक्शन या फिर टेस्ट ऑफ रिपल्शन। दोनों बॉडीज पे अगर चार्ज है तो या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। अब देखो, दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, तब रिपल्शन है। ये बॉडी ए और ये बॉडी बी। ठीक है, दूसरा कंडीशन, ए और बी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक न्यूट्रल, इस केस में अट्रैक्शन। और एक केस भी ले लो, चाहे तो नेगेटिव पॉजिटिव भी ले सकते हो। अब अगर ध्यान से आप देखोगे, अट्रैक्शन में एक बॉडी पे तो कंपलसरी चार्ज है ही है, दूसरी बॉडी पे एक बार चार्ज है, दूसरी बार नहीं है। मतलब अट्रैक्शन के लिए दोनों बॉडीज पे चार्ज होना जरूरी नहीं है,
यहाँ पे ओनली वन बॉडी इज हैविंग अ चार्ज इज सफिशिएंट टू हैव अट्रैक्शन। ठीक है, दोनों में किसी एक बॉडी पे अगर चार्ज है तो काफी है, दोनों में अट्रैक्शन रहेगा। लेकिन रिपल्शन का ये केस बिल्कुल भी नहीं है। रिपल्शन तब तक नहीं होगा तब तक दोनों पे चार्ज नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली चीज ये समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो। रिपल्स अट्रैक्शन में प्रॉब्लम क्या है, एक बॉडी पे तो कंपलसरी चार्ज है। अब प्रॉब्लम दूसरी बॉडी से है, दूसरी बॉडी पे चार्ज हो तब भी अट्रैक्शन हो सकता है, चार्ज ना हो तब भी अट्रैक्शन हो सकता है। इससे हमें कंफर्म ये पता नहीं चलेगा कि दूसरी बॉडी चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है। तो अट्रैक्शन इज नॉट अ श्योर टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज। लेकिन रिपल्शन तभी होगा तब दोनों पे चार्ज होगा, ये और भी दोनों पे चार्ज होगा। ये और बी दोनों में से किसी एक पे भी अगर चार्ज नहीं है, देन रिपल्शन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। द श्योर टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ चार्ज इज रिपल्शन बिटवीन द बॉडीज। रिपल्शन बिटवीन द बॉडीज, this is very 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 important, इसको याद रखो। अट्रैक्शन दोनों पे चार्ज हो तब भी होगा, दोनों में किसी एक पे चार्ज हो तब भी होगा, दोनों पे चार्ज ना हो तब भी होगा। तो वहां पे अट्रैक्शन होगा कि चार्ज है या नहीं वो उतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा। रिपल्शन तभी होगा जब दोनों पे चार्ज होना ही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बात तो सही है भाई। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी सही है। नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये भी सही है। चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा, मतलब एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू चार्ज, ऐसी कोई प्रॉपर्टी भैया हमने नहीं पढ़ी। तो विच इज नॉट ट्रू पूछा है, सो व्हाट इज द आंसर। आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पे रॉन्ग कौन सा पूछा है, नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। इफ यू वांट वी कैन हाईलाइट दिस, कंफ्यूजन ना हो बच्चों को। ठीक, हाँ, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, सॉरी, चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा, ये वाला बिल्कुल गलत। चार्ज ऑफ ए पार्टिकल, चार्ज ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी। चार्ज इज इनवेरिएंट, स्पीड के साथ चार्ज के बीच चेंज नहीं होता, दूसरा भी गलत। चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या बता रहा है, क्वांटाइजेशन बता रहा है। तो ऑप्शन सी इज ट्रू। चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, नहीं भैया, नेगेटिव भी पॉसिबल है। सो द करेक्ट आंसर इज चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चलिए एक बार क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, फिर से पूछा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, गलत वाला स्टेटमेंट बताना है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये वाला सही। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन, ऑलवेज कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये भी सही है। पार्टिकल हैविंग नॉन जीरो रेस्ट मास, मतलब क्या, किसी पार्टिकल का मास है लेकिन चार्ज नहीं है, हो सकता है। मास हो चार्ज ना हो ये हो सकता है, लेकिन मास हो या सॉरी चार्ज हो पर मास ना हो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अ पार्टिकल हैविंग जीरो रेस्ट मास, मतलब एक पार्टिकल का मास बिल्कुल नहीं है और उसका चार्ज है, ये पॉसिबल नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, hope you have learned at least something in this class. If you have any doubt, kindly you can write your doubts, you can comment your doubts in the comment section below. So if you have any doubts or if you want to join the online classes or any doubts which is completely free of cost, you can contact us on this number. So see you people in the next video. Till then, keep learning, keep exploring. Have a great day ahead. All the very best for your future. Allah Hafiz.